यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बस लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, अभी 2-3 टॉपिक और हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए, न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी कोई सब्सटेंस कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो पहले उसके रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। मतलब कि जो टेम्परेचर चेंज होगा वो जल्दी जल्दी होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 80 डिग्री का। मेरे पास ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर 20, डिफरेंस हो गया 80 डिग्री सेल्सियस का। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर 1 मिनट के बाद 100 से 70 पर आ जाता है। 30 डिग्री का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा? ये 70 है। एक जनरल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी थ्रू रेडिएशन, कन्वेक्शन, किसी भी तरह से। थ्रू रेडिएशन मान लेते हैं, रेडिएशन से ये हीट एनर्जी को लॉस करती जा रही है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट कर रही है। ओके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस को किससे लिखेंगे? डेल्टा टी से लिखेंगे। फर्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस है 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में हमने देखा कि 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट, इसका जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री हो जाता है। तो अभी जो बॉडी है वो कितने डिग्री पर आ जाएगी? 100 से 70 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा? इसका टेम्परेचर 70 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस का। अब बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है 50 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूटन ने यह ऑब्जर्व किया कि अब इसको और ठंडा होने में 5 मिनट लग जाते हैं, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर आता है। पहले कितना चेंज हुआ? 100 से 70 हो गया। इनिशियल टेम्परेचर 100 था, इनिशियल टेम्परेचर 100 था, 100 से 70 होने में 1 मिनट लगा। फिर 70 से 30 होने में 5 मिनट लग गए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो चुका था? 50 डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस में अब देखो, अब टेम्परेचर इसका 30 हो चुका है। लास्ट केस टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 30, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, टेम्परेचर डिफरेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी के बीच में और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना रह गया? 10 डिग्री सेल्सियस का। अब ये हीट एनर्जी को धीरे धीरे रेडिएट कर रही है, धीरे धीरे रेडिएट कर रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब इसको 10 मिनट का टाइम लग जाता है टेम्परेचर कितना पहुंचने में? 20 डिग्री सेल्सियस आने में। तो अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होते होते 10 मिनट लग गए। 30 से 20 होने में इसको 10 मिनट लग गए, लेकिन 100 से 70 होने में सिर्फ 1 मिनट लगा था। 100 से 70 डिग्री होने में सिर्फ 1 मिनट लगा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो ये जल्दी जल्दी हीट एनर्जी को रेडिएट कर रही थी। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? बॉडी का टेम्परेचर 20 है, सराउंडिंग का, बॉडी का टेम्परेचर 30 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को रेडिएट कर रही है, रेडिएट करते करते इसको 10 मिनट लग गए। 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर 30 से कितना हो गया? 20 हो गया, सराउंडिंग के बराबर हो गया। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आ रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आ रहा है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, पहले टेम्परेचर डिफरेंस 80 था, उस केस में हीट एनर्जी जल्दी रेडिएट हो रही थी। फिर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो हीट एनर्जी कम रेडिएट हो रही है। फिर टेम्परेचर डिफरेंस और कम हुआ तो हीट एनर्जी और कम रेडिएट हो रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब पहले गर्म था तो पहले उसका फॉल ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब कि जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा। बाद में जो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे वो कम हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट एनर्जी को रेडिएट कर देगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो मैं इस लॉ को लिखता हूं, स्टेटमेंट को लिखते हैं सबसे पहले। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट
the rate of loss of heat is directly proportionate the rate of loss of heat of a body. Is directly proportional to the temperature difference, is directly proportional to the temperature difference is directly proportionate to the temperature difference of the body and the surrounding. And the surroundings. देखिए लॉस को बताना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखिए हीट एनर्जी का लॉस होना, हीट एनर्जी को लिखेंगे dq से और dt लिख देंगे तो बोलेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो, लॉस बताना है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने का मतलब है कि धीरे धीरे हीट एनर्जी का जो रेडिएशन है वो कम होता जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ये बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको लिख देते हैं T1 माइनस T2। T1 is the temperature of the body and T2 is the temperature of the surrounding। या हम इसको ऐसा लेकर के चलते हैं, कैलकुलेशन हम एक ही रखेंगे, जिसको हमने अभी कंसीडर कर लिया वही हमारी कैलकुलेशन में आगे चलता रहेगा। इसको लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 is the temperature of the body at any instant and T1 is the temperature of the surrounding, and the rate of fall of या rate of loss of heat is directly proportionate to the temperature difference। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहां पर लिख देते हैं here T2, ये याद रखना, ये क्वांटिटी हम बाद में भी काम में लेंगे कुछ फॉर्मूलाज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए T2 क्या है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर इस बॉडी का टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। T1 is the temperature of the surroundings। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। देखिए अब इसको भी समझ लीजिए। पहले मैंने टेम्परेचर डिफरेंस की लैंग्वेज में बताया था, टेम्परेचर की लैंग्वेज में। अब मैं आपको हीट एनर्जी की लैंग्वेज में बताता हूँ। ये हमारे पास एक बॉडी है जो कितने डिग्री पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं एग्जांपल 100 डिग्री का ले रहा हूँ, लेकिन अभी एक चीज और बताऊंगा कि ये 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए वैलिड होगी ये वाली लॉ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बता रहा हूँ मैं, 100 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस केस में क्या होगा? ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। ओके, तो सबसे पहला केस क्या था? व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 100 है, इसका 20 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 80 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, T2 माइनस T1। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस था तब हमने देखा कि ये पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो हमने फॉर एग्जांपल ऐसा मान लिया कि ये पर सेकंड 500 जूल की हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया क्योंकि इसने पर सेकंड इतनी एनर्जी को रेडिएट कर दिया। अब सेकंड केस देखिए, इस बॉडी का टेम्परेचर हो चुका है 70 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का तो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 70 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर 70, सराउंडिंग का 20, डिफरेंस आ गया 50 डिग्री। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस रह गया तो हमने देखा कि बॉडी अब कितनी हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब ये रेट ऑफ
लॉस ऑफ हीट की बात कर रहे हैं हम, पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो ये 300 जूल की एनर्जी पर सेकंड रेडिएट कर रहा है। तो अब देखो रेडिएशन कम हो गया ना, टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम हो गया, पहले टेम्परेचर डिफरेंस 80 था, अब टेम्परेचर डिफरेंस 50 हो गया, तो हीट रेडिएशंस भी कम हो गए। नेक्स्ट, जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, सो 30 माइनस 20, द टेम्परेचर डिफरेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच में 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रह गया। अब हमने ये देखा कि ये 50 जूल पर सेकंड रेडिएट कर रहा है, ये जो बॉडी है 50 जूल की एनर्जी पर सेकंड में रेडिएट कर रही है, तो रेडिएशंस और कम हो गए। तो हीट एनर्जी का जो लॉस है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है, फॉल, कम हो रहा है। देखो माइनस लगाया, माइनस लगाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, ये रेट ऑफ हीट लॉस भी कम होता जाएगा। नेगेटिव सिंबल का आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो क्या होता जाएगा, वो भी डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितने टाइम के बाद कितना रह जाएगा। इसका फॉर्मूला बनाना है कि हमने ये देखा कि 1 मिनट बाद कितना टेम्परेचर रह जाएगा, 2 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। पहले तो 100 था, लेकिन जैसे जैसे ये हीट को रेडिएट करती जाएगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। 100 से 90, 90 से फिर 80, 80 फिर उसके बाद 75, धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, जब तक कि इसका टेम्परेचर भी कितना नहीं हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा, तब तक हीट रेडिएशंस होते रहेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन देखते हैं इसका, और पहले ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ बताने के बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हम इस बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, कि अभी टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का। थर्मामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फॉर्मूला से ही पता लगा लेंगे। ओके, अच्छा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, दिस लॉ इज वैलिड फॉर small temperature difference. This law is valid for small temperature difference not more than 40 degree Celsius, not more than 40 degree Celsius। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये कब तक वैलिड है, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 30 का। तो उस केस में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो फॉलो होगी, ओबे होगी। अगर इसका टेम्परेचर 100 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, उस केस में हमारे पास दूसरी लॉ है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। उस केस में हम एक डिफरेंट लॉ को स्टडी करेंगे, उस लॉ को क्या बोला जाएगा, स्टीफन्स लॉ बोला जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होंगे, किससे ज्यादा होंगे, 40 डिग्री सेल्सियस से। अगर इसका टेम्परेचर 60 है और इसका टेम्परेचर 20 है, तब भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, तब भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो ओबे होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री से ज्यादा होंगे तो उसको किससे स्टडी किया जाएगा, उसको स्टीफन्स लॉ से स्टडी किया जाएगा, उसको फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से स्टडी नहीं करेंगे। ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए काम करेगा। ये किसके लिए काम करेगा, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए काम करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रेडिएशंस बढ़ जाएंगे। रेडिएशंस बढ़ जाएंगे तो रेडिएशंस की स्टडी को करने के लिए स्टीफन्स लॉ पढ़नी पड़ेगी हमें। ओके, so this is the law, this law is valid for the small temperature differences not more than 40 degree Celsius। अब इसके बाद ग्राफ देखिए, ग्राफ हम लोग बनाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस का, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे इसको, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर लिखेंगे टाइम, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। तो पहले मान लीजिए ये टेम्परेचर डिफरेंस था,
ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बताएगा डिक्रीमेंट को। अगर पहले टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री था तो 40 से 30 आने में इसको कितना टाइम लगा, तो आंसर है इसको 1 मिनट का टाइम लगा। 40 डिग्री से 30 डिग्री तक आने में सिर्फ 1 मिनट लगा, जल्दी से टेम्परेचर डाउन हो गया। उसके बाद 30 से 35 या 30 से हम लोग 20 ही ले लेते, 30 से 20 डिग्री सेल्सियस आने में फिर इसको कितना टाइम लगेगा, फिर हमने देखा कि इसको 5 मिनट का टाइम लग गया। यहां से यहां तक के जो डिफरेंसेस है वो मैं लिख रहा हूं, इट इज 0, यहां पर लिखते हैं 1 2 3, ये 4 आ रहा है यहाँ पे, 5 6 7। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉडी का, तो 40 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर होने में कितना टाइम लगा, तो आंसर है 1 मिनट का टाइम लगा। इसको यहां पर मिला देंगे 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। नेक्स्ट, फिर 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने में इसको टाइम लग गया 4 मिनट का, 4 मिनट का टाइम लग गया। फिर उसके बाद 20 से 10 पे आने में इसको टाइम लगेगा और ज्यादा, फिर इसको 8-9 मिनट का टाइम लग गया। फिर 10 से 0 डिग्री पर आने में फिर इसको आगे 10 मिनट लग गए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे उतना ही टाइम लगेगा टेम्परेचर को और ज्यादा फॉल होने में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये लिखा हुआ, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर हीट एनर्जी कम रेडिएट होगी, हीट एनर्जी का लॉस कम होगा पर सेकेंड, सराउंडिंग में कम हीट एनर्जी जाएगी अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो एक ग्राफ तो ये वाला बनेगा। ये किस किस में ग्राफ है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम। तो टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम में ये ग्राफ हमने बनाया जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे उसको ज्यादा टाइम लगता जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस को कम होने में, टेम्परेचर को कम होने में ज्यादा टाइम लगता जाएगा जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा, जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा। ओके, अब देखिए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। डेरिवेशन से फॉर्मूला बनाना, बस जल्दी से इसको खत्म करते हैं फिर। तो एक इक्वेशन तो मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, वो कांस्टेंट हमने नहीं लगाया तो वो मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था dq अपॉन dt, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ओके, अब ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देते हैं। अगर प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, इसको हमने लिख दिया स्मॉल के से, स्मॉल के T2 माइनस T1, और इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब कितनी हीट एनर्जी रेडिएट होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं हीट एनर्जी के फॉर्मूला से। ये पर सेकेंड या टेम्परेचर डिफरेंस पर कितनी हीट एनर्जी रेडिएट करेगा उसको कैसे निकालेंगे, देखिए उसको हम लोग लिखने वाले हैं, कोई भी मटेरियल है m मास का, so the heat energy radiated per second is given by, the heat energy radiated is given by ms dt। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है हीट एनर्जी का, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, ये फॉर्मूला किस बेस पे लिखा, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास m मास का मटेरियल है और उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है s, मतलब कि वो पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी रेडिएट करेगा ठंडा होने के लिए, और कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है dt। तो dt टेम्परेचर चेंज के लिए वो कितनी हीट एनर्जी को लॉस करेगा, dq हीट एनर्जी को लॉस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो हम निकालेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ये तो है हीट एनर्जी का फॉर्मूला, और हमें क्या बनाना है फॉर्मूला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें dt का डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइड बाय टाइम लिखना पड़ेगा। ये तो लॉस ऑफ हीट है, कितनी हीट का लॉस हो रहा है कितने टेम्परेचर डिफरेंस पे, लेकिन हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है तो डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी डिवाइड में dt लिख दूंगा और इधर भी डिवाइड में क्या लिख दूंगा, dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ मैंने dt का डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ मैंने किसका डिवाइड कर दिया, dt का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया dq अपॉन dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो बन गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो भी किसको बता रही है, वो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को बता रही है। इक्वेशन सेकंड जो है वो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को बता रही है कि पर सेकंड कितना टेम्परेचर चेंज होगा और पर सेकंड फिर उतना ही हीट एनर्जी का लॉस होगा, उतनी हीट एनर्जी बॉडी क्या कर देगी, रेडिएट कर देगी। ओके, अब ये जो माइनस सिंबल था इसको यहां से हटा करके मैं इधर भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस को यहां लिखो या यहां लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये बताएगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा हीट एनर्जी का लॉस भी वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या पढ़ा हमने, इक्वेशन सेकंड में क्या देखा, एम एस डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड चेंज इन टाइम dt अपॉन dt, ये कैपिटल टी है, ये टेम्परेचर को बता रहा है और स्मॉल टी किसको बता रहा है, स्मॉल टी टाइम को बता रहा है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस स्मॉल के T2 माइनस T1, माइनस स्मॉल के T2 माइनस T1, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हमने क्या किया, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से लिखा और ये हमारे पास हीट एनर्जी का जनरल फॉर्मूला था, उसमें डिवाइड में टाइम कर दिया, दोनों तरफ रेट निकालने के लिए टाइम कर दिया डिवाइड में। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही एक ही क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दोनों को इक्वल रखा हमने और फिर इसको सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या बना दी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ऐसा करेंगे कि टेम्परेचर जो है उनको एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर देते हैं। dt डिफरेंस इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को बताएगा, स्मॉल टेम्परेचर चेंज, T2 माइनस T1 ये भी टेम्परेचर बता रहे हैं, टेम्परेचर चेंज को बताएगा, तो इसको भी इधर लिख देंगे डिवाइड में, तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो वहां पर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, वेयर इज द डस्टर, so the next statement is dt upon T2 माइनस T1, dt के डिवाइड में T2, ये T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये ms इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस स्मॉल के डिवाइड बाय ms। ओके, ये k कांस्टेंट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं लिख रहा मैं, थर्मल कंडक्टिविटी को भी हम k से लिखते थे लेकिन ये अलग कांस्टेंट है, डिफरेंट कांस्टेंट है। इसके बाद डिवाइड बाय ms हो गया और ये dt यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो k अपॉन ms और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, dt, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें देखो हम लोग कुछ चेंज करने वाले हैं, क्या चेंज करेंगे, ये जो k अपॉन ms है इसको भी हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आपने स्टडी कर रखे हैं, जो k अपॉन ms है उसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल K, अनदर कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज है, इनको बार बार फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक ही बार लिख देंगे। तो अभी हम इसको K मान लेते हैं, इट इज ए कांस्टेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, आप उसको गर्म करो ठंडा करो उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, उसके स्पेसिफिक हीट में भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इन सारे कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, कैपिटल K मान लिया। तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल K, अब कैपिटल K लिख रहा हूं मैं, dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के, अगर नहीं पता तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए
अगर हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log x। ओके, ये पहला फॉर्मूला है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। नेक्स्ट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर मैंने यहां पर सिर्फ dx लिखा, कांस्टेंट का नहीं, सिर्फ dx लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। 1.dx लिखो तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? dx लिख सकते हो। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x प्लस c एक कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यहां पर अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले यहां अप्लाई करो, यहां पे क्या लिखा है? 1/x। ये t2 माइनस t1 जो है, इस पूरे को आप x मान लीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा log e, इसका जो बेस है वो e होगा, और लिखा जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो यहाँ पर पड़ा रहेगा, ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम एज इट इज लिख देंगे k, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। तो यहां पर इसके इंटीग्रेशन को हम लिख देंगे x प्लस c। सो दिस विल बी माइनस kx प्लस में c। ओके, अब ये इंटीग्रेशन हो गए। इंटीग्रेशन के बाद में देखिए क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की हेल्प ली हमने, और जनरल फॉर्मूला लगाया हीट एनर्जी का, MST वाला, MST डिवाइड बाय टाइम कर दिया था, तो ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बन गया। तो इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने कुछ कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करके इंटीग्रेशन किया लास्ट में, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे इसमें? सॉरी, मैंने इसको x लिख दिया, हियर इट इज dt है, तो यहाँ पर टाइम आएगा t। dx होता है ना, अगर dx होता है तो x लिखते हैं, और अगर यहाँ पर dt होता तो यहाँ पर क्या लिखते? t प्लस c लिखा जाता। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बनने वाली है। अब हम इसमें कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ मान करके चलेंगे। जैसे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T है, मतलब कि ये T2 माइनस T1 लिखते हैं ना, उसकी जगह पर कुछ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, T2 क्या था? T2 था टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पर, एट एनी इंस्टेंट, एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर की जगह हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो तो T1 ही रहेगा। देखिए, लेट T2 इज इक्वल टू T, मतलब कि ऐसा मान रहे हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है? कैपिटल T। कितने टाइम पर? T इज इक्वल टू 0, एट टाइम T इज इक्वल टू 0। देखिए, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें ये सब पुट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। C की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है हमें, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन किया था वो विदाउट लिमिट किया था। अगर बिना लिमिट के किया था तो यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट आएगा, प्लस में C आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इस तरीके से फाइंड की जा सकती है। इनिशियल टेम्परेचर क्या माना? T, तो T2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं। और कब? इनिशियल टेम्परेचर, जब हमने घड़ी को देखना शुरू किया था कि हाँ अब इसका टेम्परेचर फॉल होना शुरू होगा, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया था तब हमने स्टॉप वॉच को चलाया था, क्योंकि ग्राफ बनाना है टाइम के साथ साथ, तो टाइम को भी तो नोट करना पड़ेगा। तो T इज इक्वल टू 0 पर जो भी टेम्परेचर था हमने उसको T लिख दिया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो इन द इक्वेशन थर्ड। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, log e T माइनस T1, T2 की जगह T लिख दिया, माइनस कैपिटल K टाइम, टाइम की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 0, और प्लस में क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? K इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया? log e T माइनस T1 इज इक्वल टू C।
तो देखिए कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये सी की जो वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन में लिख देंगे, वो थर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। जो सी की वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन में लिखने वाले हैं हम, वो थर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। तो हियर यू कैन राइट put the value of C in इक्वेशन थर्ड। C की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, log E T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ये C की वैल्यू ये रही log T माइनस T1 प्लस में C की वैल्यू पुट कर रहे हैं log बेस E T माइनस T1। अब ये जो माइनस का है इसको इधर ले आएंगे, ये log T माइनस T1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ log E T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT, सॉरी इसको इधर ला रहे हैं तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा log E T माइनस T1, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ लिखी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में रह जाएगा माइनस KT, इक्वल टू में रह जाएगा माइनस KT। ओके अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हो, log m माइनस n, log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख देंगे log m अपॉन n लिख सकते हैं। देखिए ये रहा log m, ये n है, माइनस हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे log T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT, इज इक्वल टू माइनस KT। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, दोनों साइड्स में एक्सपोनेंट लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, E log E T2 माइनस T1 T माइनस T1 इज इक्वल टू, देखो ये सब आप तो बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, कुणाल सर ने आपको ये मैथमेटिक्स करवाई है, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ द फिजिक्स, जिसमें आपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग के फॉर्मूलाज, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग ई क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, ये सब स्टडी किया होगा, ग्राफ स्टडी किए होंगे। ओके सो दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग द एक्सपोनेंट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लिया, यहां पर भी एक्सपोनेंट में लिखा जाएगा e टू द पावर माइनस KT, e की जो पावर है वो माइनस KT हो जाएगी। अब e log e क्या होता है, 1, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट भी देखिए, e log e इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर e log e लिखा हुआ है, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T माइनस T1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस KT, e टू द पावर माइनस KT। ओके ओके तो यहां पर हमने e log e इसको 1 लिख दिया, और यहां पर e टू द पावर माइनस KT, ये एज इट इज लिखा रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और T2 का फॉर्मूला बनाएंगे। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, e टू द पावर माइनस KT, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये डिवाइड में है, T1 माइनस T2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट,
Okay, so we are simplifying this one. T2 minus T1 is equal to e to the power minus kt multiply by T1 minus T minus T1, T minus T1. ओके, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये माइनस T1 है, ये माइनस T1 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा T2। T2 इज इक्वल टू T1, ये प्लस में आ गया इधर, और ये पूरी क्वांटिटी को एज इट इज लिख देंगे e टू द पावर माइनस kt T minus T1. This is the formula of the where T2 is the temperature of the body at टाइम t। अब आपको क्या करना है, यहां पर टाइम की वैल्यू पुट करनी है। ये कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर देखिए, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स and T is the initial temperature of the body. T is the initial, देखिए मैंने टाइम 0 पर बोला था कि टेम्परेचर T है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया उस समय पर बॉडी का जो टेम्परेचर था दैट इज इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, देखिए ये तो फाइनल टेम्परेचर होगा बॉडी का, किस टाइम पर, टी टाइम पर। तो आप यहाँ पर टाइम लिखेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड, तो ये टाइम लिखा जाएगा सेकेंड्स में। T1 कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर हमारा वाटर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो T1 की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ये जो बॉडी थी इसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये 5 आएगा। T1 की जगह यहाँ पर भी 5 लिखा जाएगा, के एक कांस्टेंट है, वो बॉडी पे डिपेंड करेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट पे और उसके मास पे डिपेंड करेगा। ओके, क्या चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपको T2 की वैल्यू मिलती जाएगी। 2 सेकंड बाद करोगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिख करके पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा कि 2 सेकंड के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। फिर आफ्टर 50 सेकेंड्स लिखोगे तो 50 सेकेंड्स लिखेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर पता लग जाएगा कि 50 सेकेंड के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो बार बार इस टाइम की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड, आफ्टर 100 सेकेंड्स, तो इसको पुट करते रहेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, और सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलती जाएंगी, T2 की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम किसका पता कर सकते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं एट टाइम T, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर निकाला जा सकता है। थर्मोमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं। बस आपको इनिशियल टेम्परेचर पता होना चाहिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर पता होना चाहिए और बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर पता होना चाहिए। बाद में थर्मोमीटर की जरूरत नहीं है, इस कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का कंप्लीट डेरिवेशन है। ओके, अब देखिए यहां से एक ग्राफ बनाए अगर हम, तो देखिए क्या ग्राफ बनेगा। अच्छा, टाइम के साथ साथ लॉग T2 माइनस T1 का ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कौन सा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। हमने इक्वेशन 3 लिखी थी, चलो पहले ग्राफ बताता हूं। वाई एक्सिस पे लिखेंगे लॉग T2 माइनस T1, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे टाइम, तो टाइम के साथ साथ ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीज होती जाएगी, इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही ग्राफ माना जाता है। ये किस बेसिस पे लिखा गया, इक्वेशन 3 के बेसिस पे। इक्वेशन 3 में हमने क्या लिखा था, log E T2 माइनस T1 इज इक्वल टू
log e T2 minus T1 is equal to माइनस के टी प्लस में सी, इस इक्वेशन के बेस पे लिखा गया। अब इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। log T2 माइनस T1 की वैल्यू देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस किसको बताता है, माइनस डिक्रीमेंट को बताता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे log T2 माइनस T1 की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये इक्वेशन किसके साथ मैच करती है, तो आंसर है ये इक्वेशन मैच करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन के बेस पर यही ग्राफ बनता है और इसका भी यही ग्राफ आ रहा है। लेकिन माइनस नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि स्लोप डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो ग्राफ की स्लोप है वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। So this is the complete derivation of the Newton's law of cooling. इसके बाद कल हम स्टडी करेंगे स्टीफन्स लॉ को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। बस एक दो टॉपिक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि मंडे को जो क्लास लगेगी उसमें खत्म कर दें इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच।